जरा सोचिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया में सबसे महफूज, सबसे पवित्र रिश्ता कौन सा होता है, तो शायद हम सब सिर्फ एक ही जवाब देंगे कि एक माँ और उसकी संतान का रिश्ता। एक ऐसा रिश्ता जो बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ और सिर्फ प्यार पर टिका रहता है। क्योंकि माँ तो माँ होती है, वो खुद भूखी सो जाएगी, लेकिन कभी भी ना अपने बच्चों को भूखे पेट नहीं रहने देगी। बच्चे पे अगर कोई आँच आ जाए तो माँ अपनी ना जान पर भी खेल जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या अगर यही पवित्र रिश्ता है एक दिन पैसे, जमीन, जायदाद और अदद सरकारी नौकरी के सामने घुटने टेक दे, तो क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि ऐसा कुछ भी हो सकता है कि इन्हीं सब चक्करों में एक बेटी जिसको माँ ने 9 महीने तक अपनी कोख में पाला, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, वही बेटी एक दिन अपनी ही माँ की जान की दुश्मन बन जाए। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वो कोई काल्पनिक किस्सा नहीं है। यह एक सच्ची और खौफनाक दास्तां है राजस्थान की राजधानी जयपुर की। एक ऐसी कहानी जिसने न सिर्फ पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया, बल्कि पूरे समाज को ये सब सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इंसान के भीतर का जो लालच है, किस हद तक गिरा सकता है और किस हद तक उसे निचले स्तर तक पहुंचा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं मेरे इस YouTube चैनल। कहानी की शुरुआत होती है जयपुर के एक बेहद शरीफ और संपन्न परिवार से। परिवार के जो मुखिया थे, उनका नाम था विजय शर्मा। विजय शर्मा राजस्थान हाई कोर्ट के लोअर डिवीजन क्लर्क यानी LDC के पद पर तैनात थे। उनकी एक सरकारी नौकरी थी, अच्छा रुतबा था। रहने के लिए जयपुर शहर में एक नहीं बल्कि दो दो आलीशान मकान थे और गांव में भी अच्छी खानी पुश्तैनी जमीन थी। उनकी जो पत्नी होती है, उनका नाम होता है नीरज शर्मा। एक बेटी भी उनकी होती है और एक छोटा सा बेटा भी होता है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि परिवार में किसी भी चीज की ना कोई कमी नहीं थी। जिंदगी उनकी बड़े आराम से कट रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। करीब 1 साल पहले विजय शर्मा जी की जो होते हैं, उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है। अचानक ही यह हंसता खेलता परिवार एक बहुत बड़े झटके में, बहुत बड़े सदमे में आ जाता है। पिता के जाने के बाद घरों में भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। लेकिन एक साथ बड़ा सबसे जो सवाल सबके सामने पैदा होता है कि अब विजय के जाने के बाद परिवार की जिम्मेदारी कौन संभालेगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा। अब क्योंकि विजय जी की सरकारी नौकरी में थे, तो सरकार के नियमों के मुताबिक एक रूल होता है जिसको बोलते हैं अनुकंपा नियुक्ति। यानी अगर सर्विसेज के दौरान, सर्विस करते दौरान किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है, तो उसके परिवार में से ना किसी एक सदस्य को उसकी जगह सरकारी नौकरी दे दी जाती है। और बस दोस्तों, यह वही मोड़ था जहां इस परिवार में बर्बादी की कहानी लिखने की शुरुआत हो गई। अब घर में नौकरी के दो दावेदार हो सकते थे। पहली थी नीरज शर्मा, जो विजय की वाइफ थी। दूसरी थी उसकी बेटी आयुषी। लेकिन आयुषी उस वक्त LLB की पढ़ाई कर रही थी, तो उसके मन में यह बात बैठ जाती है कि वह पढ़ी लिखी है, युवा है, इसलिए कोर्ट की ये सरकारी नौकरी सिर्फ उसे ही मिलनी चाहिए। लेकिन नीरज शर्मा और परिवार के जितने भी बड़े बुजुर्ग होते हैं, उन्होंने बैठकर एक फैसला लिया, और एक समझदारी भरा फैसला लिया मैं कह सकता हूँ, कि उन्होंने तय किया कि नौकरी जो है वो नीरज शर्मा को मिलनी चाहिए। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि नीरज शर्मा दरअसल बेसिकली दोस्तों, इसके पीछे ना एक बहुत बड़ी और भावुक वजह है। विजय शर्मा का जो छोटा बेटा था ना, वो मानसिक रूप से काफी स्वस्थ नहीं है। उसकी जो पूरी जिम्मेदारी, उसकी देखभाल थी, वो अब सिर्फ माँ ही पे आ गई थी। एंड परिवार ने सोचा कि अगर आयुषी को नौकरी मिल जाती है तो कल उसकी शादी हो जाएगी एंड वह अपने ससुराल चली जाएगी। अगर ऐसे में नौकरी उसके पास चली गई, तो इस बीमार बेटे का और उसकी माँ का आखिर में कौन ख्याल रखेगा। तो सब कहते हैं कि अगर वो इस नौकरी को लेती है, यानी कि नीरज शर्मा उस नौकरी को लेती है, तो वो जयपुर में रह भी पाएगी और अपने इस बच्चे का ख्याल भी रख पाएगी। देखा जाए तो एक माँ का ये फैसला बिल्कुल सही था, परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखने वाला था। लेकिन आयुषी जो होती है, उसने इस फैसले को इस नजर से बिल्कुल नहीं देखा। उसके सिर पर तो सरकारी नौकरी का कह सकते हैं भूत सवार हो गया था। उसे लगने लगा था कि उसकी जो माँ है, उसके सुनहरे भविष्य पर लात मार रही है, उसकी हिस्से की नौकरी छीन रही है। अब नीरज ने अपनी बेटी को काफी समझाया बुझाया। उन्होंने कहा, बेटा तुम काबिल हो, पढ़ी लिखी हो और पढ़ोगी तो कल तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर दोगी तो तुम्हें जॉब मिल जाएगी। लेकिन आयुष्य के दिमाग में तो जैसे नफरत का जहर घुल चुका था। उसके सिर पर सिर्फ एक ही धुन सवार हो चुकी थी कि कैसे भी करके उसे ये सरकारी नौकरी की कुर्सी हासिल करनी है जिस पर उसकी ये माँ बैठ रही है। अब धीरे धीरे घर का माहौल इतना खराब हो गया था कि रोज रोज झगड़े होने लगे। बात
यहाँ तक पहुंच गई थी कि आयुषी ने अपने माँ के साथ रहने तक से साफ मना कर दिया था और वो पिता के जो दूसरा मकान होता है उसके वहां पर अकेले रहने चली गई थी, जबकि नीरज शर्मा अपने बीमार बेटे के साथ पहले ही घर में रह रही थी जहाँ पे उनका परिवार पहले से रहता था। अब बाहर से देखने वाले पड़ोसी और रिश्तेदारों को तो यही लगा कि माँ बेटी में थोड़ी बहुत अनबन है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी, लेकिन किसी को भी ना कानो कान अंदाजा नहीं था कि उस सूखे मकान में बैठकर एक बेटी अपने ही दिमाग में कितना खौफनाक खेल रच सकती है या कितनी साजिश कर सकती है। अब अकेले रहते रहते आयुषी के जो शातिर और लालची दिमाग था उसमें एक स्टोरी बनाई जिसको सुन के ना सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा, अकेले रहते रहते आयुषी के शातिर और लालची दिमाग ने एक ऐसी थ्योरी बनाई जिसे सुनकर ना सबके रोंगटे खड़े हो जाए। उसने सोचा कि अगर पिता के बाद अनुकंपा के आधार पर नौकरी माँ को मिल सकती है, तो अगर माँ की भी मौत हो जाए तो वह नौकरी घूम फिर कर दोबारा अनुकंपा के नियम से मुझे ही मिलेगी। बल्कि सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि जयपुर के दोनों मकान और गांव की सारी जमीन जायदाद भी अकेली उसकी हो जाएगी। लेकिन जरा सोचिए, एक लड़की जो कानून की पढ़ाई कर रही है, वो जानती थी कि अगर वो खुद अपने हाथों से अपनी माँ को मारेगी तो पुलिस सबसे पहले उसे ही पकड़ेगी। इसलिए उसने इस कथित हत्या को ऐसे रूप देने की सोची जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। उसने तय किया कि वह अपनी माँ की मौत को एक सड़क हादसा यानी एक्सीडेंट दिखाएगी। अब इस खौफनाक साजिश को अंजाम देने के लिए उसने सबसे पहले अपने ताऊ के लड़के यानी अपने चचेरे भाई बलराम से संपर्क किया। शुरुआत में तो बलराम ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब आयुषी ने उसे गांव की पुश्तैनी जमीन का एक बड़ा हिस्से देने का लालच किया तो बलराम का ईमान डूब गया। धीरे धीरे इस साजिश में कुछ और लोग नए शामिल हुए। तय हुआ कि नीरज शर्मा को रास्ते से हटाने के लिए शूटर्स हायर किए जाएंगे। पुलिस के मुताबिक इस पूरे काम के लिए लगभग 7 लाख की रुपए की सुपारी दी गई थी। अब जो क्रिमिनल्स थे, जो ये शूटर्स हायर किए गए थे, उनको काम पर लगा दिया गया। लेकिन किसी की भी साजिश को कामयाब करने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है देखिए। कुछ दिनों तक नीरज शर्मा की पल पल की जो दिनचर्या थी उस पर नजर रखी गई। वह सुबह उठती, किस वक्त ड्यूटी पर जाती, शाम को मानसिक रूप से बीमार बेटे को लेकर किस समय और किस रास्ते से डॉक्टर के क्लिनिक पर जाती थी। हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी जुटाई गई। और फिर आया वो दिन जब साजिशकर्ताओं ने पहली बार नीरज पर हमला किया। योजना के मुताबिक एक थार गाड़ी से नीरज को कुचलने की कोशिश की गई। गाड़ी बहुत तेज रफ्तार से आई और नीरज के बिल्कुल पास से छूकर निकल कर चली गई। उस दिन कुदरत ने उस माँ का साथ दिया और वो बाल बाल बच गई। लेकिन इस घटना ने नीरज शर्मा को अंदर से डरा दिया। उन्हें यह एहसास हो गया था कि कोई ना कोई उनका पीछा कर रहा है, कोई है जो उनकी जान लेना चाहता है। घर लौटकर उन्होंने सबसे पहले अपने मकान के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगवाया और बेवजह घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर दिया। घर का जो राशन पानी था वो भी जनरली अब ऑनलाइन मंगाना शुरू कर दिया। अब वो बहुत सतर्क हो चुकी थी, लेकिन जिसकी वजह से जो साजिश रचने वाले थे वो काफी परेशान हो गए थे। अब नीरज शर्मा को घर से बाहर कैसे, पहली कोशिश नाकाम होने के बाद आयुषी और जो उसके साथी होते हैं वो अपनी रणनीति को बदल देते हैं। उन्होंने थार की जगह एक स्कॉर्पियो गाड़ी का इंतजाम किया गया। पूरी प्लानिंग इतनी शातिर थी कि कुछ लोग सिर्फ रास्ते पर नजर रखेंगे एंड एक बंदा गाड़ी चलाएगा और जैसे ही सही मौका मिलेगा, इशारा मिलता ही सीधा नीरज शर्मा पर यह गाड़ी चढ़ा दी जाएगी। आखिरकार वो बदनसीब तारीख आ ही गई। वो दिन था 3 जुलाई का एंड वक्त हो रहा था शाम का। नीरज शर्मा हमेशा ही अपने नीरज शर्मा हमेशा की तरह अपने बेटे को लेकर डॉक्टर की क्लिनिक गई थी। जैसे ही वह क्लिनिक पहुंची, वहां नजर रख रहे जो वो प्लानर थे, उन्होंने तुरंत आयुषी को फोन लगाया और खबर दी कि शिकार अपनी इस जगह पर पहुंच चुका है। इसके बाद जो हुआ दोस्तों, वह एक माँ के विश्वास की जो सबसे क्रूर हत्या थी। आयुषी ने अपनी माँ को फोन किया क्योंकि वो अंदर क्लिनिक पर चली गई थी। अब वो क्लिनिक से तभी बाहर निकलने वाली थी जब उसके बेटे की थेरेपी पूरी हो जाती एंड वो काफी प्रिकॉशंस ऑलरेडी हो चुकी थी। तो अब जो प्लान साजिश करता था, ये सोचने लगे थे कि इसको कैसे कुचला जाए। तो तभी क्या करते हैं, वो आयुषी को कॉल करते हैं और उसको सारी चीजें बताते हैं। अब आयुषी ये सोचने लग गई थी कि अगर माँ बाहर नहीं आई तो ये मौका भी उसके हाथ से निकल जाएगा। यहाँ पर आयुषी, जैसे मैंने आपको बताया, कि वो अपनी माँ को फोन करती है एंड उसको बोलती है और अपनी इस तरीके से घबराहट वाली आवाज में उसको बोलती है कि माँ, मुझे आपसे बात करनी है, आप इस घर पे आ जाइए।
अब जैसे ही उसने इस बड़े प्यार से कहा कि माँ मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज 5 मिनट के लिए घर आ जाओ। तो अब जरा उस माँ के दिल के बारे में सोचिए। माँ बेटी में चाहे कितनी भी मनमुटाव हो, लेकिन जब बेटी इतनी देर बाद खुद फोन करके बुलाए तो माँ का दिल पिघल जाता है। उन्हें लगा कि शायद उनकी बेटी को अपनी गलती का एहसास हो गया, शायद वह घर वापस आना चाहती है। नीरज शर्मा ने अपने बीमार बेटे को वहीं क्लिनिक पर डॉक्टर के पास छोड़ दिया और अकेले ही कदम बढ़ाते हुए घर की तरफ चल पड़ी। उन्हें क्या मालूम था कि वह अपनी बेटी से मिलने नहीं बल्कि अपनी मौत के करीब जा रही है। नीरज जैसे ही सड़क के किनारे पैदल चल रही थी, दूसरी तरफ दूर खड़ी स्कॉर्पियो का जो ड्राइवर होता है, वो उसको जब एक पास में बाइक खड़ी होती है वहां से एक आदमी सिग्नल देते हैं। एंड जैसे ही नीरज शर्मा एक सुनसान पैच के मतलब एक सुनसान रास्ते पर पहुंचती है, वो तुरंत स्कॉर्पियो जो कार होती है वो तुरंत तेज रफ्तार में आती है। वो एक्सीलेटर को इतनी स्पीडली दबाता है कि नीरज शर्मा को संभलने का भी एक सेकंड का मौका नहीं मिला। गाड़ी ने उन्हें इतनी जोरदार टक्कर मारी कि वो हवा में उछलकर दूर जा गई। आसपास के कुछ और लोग भी इस हादसे की चपेट में आकर घायल हो गए, लेकिन स्कॉर्पियो जो ड्राइवर होता है उसने गाड़ी बिल्कुल नहीं रोकी। एक गाड़ी को लेकर अंधेरे में गायब हो गया। अब वहां मौजूद लोग तुरंत नीरज शर्मा को लेकर अस्पताल भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें देखते ही मृत घोषित कर दिया था। अब जो साजिश रचने वालों को लगा कि उनका काम हो गया है, उन्होंने जो काम किया गया था वो पूरा हो गया। अब पुलिस इसे एक साधारण हिट एंड रन का केस मानकर फाइल बंद कर देगी और आयुषी को उसकी मनपसंद सरकारी नौकरी मिल जाएगी। शुरुआत में तो जयपुर पुलिस ने भी इसे एक नॉर्मल रोड एक्सीडेंट ही माना था, लेकिन कहते हैं ना कि मुजरिम चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, तो कोई ना कोई ऐसा सुराग जरूर छोड़ जाता है जिससे पुलिस उस तक पहुंच जाती है। जब पुलिस ने तफ्तीश करनी शुरू करी तो उन्हें उस पूरे इलाके में सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली गई और बस यहाँ से कहानी ने 180 डिग्री यू टर्न ले लिया। एक फुटेज में पुलिस ने देखा कि वो संदिग्ध स्कॉर्पियो जो गाड़ी है वो वारदात से काफी देर पहले ही सड़क किनारे खड़ी थी। जैसे ही किनारे वो किसी का इंतजार कर रही थी। फिर पुलिस देखती है कि दूसरी फुटेज में नीरज शर्मा जब वहां से गुजर रही थी तो सड़क पूरी तरह खाली थी, कोई ट्रैफिक नहीं था। अगर ड्राइवर चाहता तो गाड़ी आसानी से निकाल सकता था, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी को जानबूझकर अपना एंगल बदला एंड वो सड़क के किनारे तरफ मुड़ी और सीधा जाके नीरज शर्मा में टक्कर दे मारी। पुलिस को पूरा यकीन हो गया था ये कोई इत्तेफाकी एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक सोची समझी प्लानिंग के साथ किया गया मर्डर है। पुलिस ने सबसे पहले उस स्कॉर्पियो गाड़ी का नंबर ट्रेस किया, वहां से वो गाड़ी के असली मालिक तक पहुंचे। मालिक से पता चला कि गाड़ी किसी ने रेंट पर उधार पर ली गई थी। अब जब पुलिस उस रेंट पर लेने वाले शख्स को दबोचा और सख्ती से पूछताछ की तो साजिश की कड़ियां एक एक कर खुलती नजर आई। पुलिस के हुकूमती हाथों ने आयुषी और उसके चचेरे भाई बलराम को हिरासत में ले लिया। तो जिसने वो गाड़ी किराए पे ली थी, जब पुलिस उस तक पहुंचती है तो पुलिस जब उस व्यक्ति से पूछताछ करती है तो वो बताता है आयुषी का ताऊ का। अब ताऊ तक पुलिस जब पहुंचती है तो पुलिस ताऊ बताता है पुलिस को कि उसके बेटे ने उसको ये चीज बताई थी। जब बेटे को पुलिस दर्द बोलती है तो बेटे बताता है कि ये सारी प्लानिंग आयुषी की थी। अब पुलिस के सामने ना सारी बात साफ हो गई थी कि सिर्फ एक सरकारी नौकरी की कुर्सी और प्रॉपर्टी के लालच में एक सगी बेटी ने ही अपनी माँ की सुपारी देकर उसे मौत के घाट उतार दिया था। दोस्तों, इस खौफनाक कहानी में सबसे दर्दनाक बात सिर्फ एक महिला की हत्या नहीं, सबसे बड़ा और डरावना सवाल यह है कि आज के इस दौर में इंसान का लालच, उसकी महत्वाकांक्षा और उसकी जल्दी सब कुछ हासिल करने की चाहत इतनी अंधी हो चुकी है कि वह सबसे पवित्र रिश्ते का यानी कि जो माँ और बेटे और बेटी का रिश्ता होता है उसका भी खून करने में बिल्कुल नहीं कतराता। अब जिस माँ ने उसे उंगली पकड़कर चलना सीखा, जिसने अपने बीमार बेटे की खातिर अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, उसी माँ के खिलाफ उसकी ही अपनी बेटी ने इतनी बड़ी साजिश रच डाली कि उसकी जान ले ली। अब फिलहाल ये पूरा मामला अदालत के अधीन है, कानूनी प्रक्रिया चल रही है और मुजरिमों को डेफिनेटली कुछ ना कुछ सजा जरूर मिलेगी। एंड ये अब अदालत ही तय करेगी कि इस भरोसे का कत्ल जो आयुषी ने किया था उसको इस कत्ल की क्या सजा मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने लव के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए